नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी टेट सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज हम यूपी टेट 2020 में जो पेपर पूछा गया था उसका पर्यावरण अध्ययन का भाग लेकर आए हैं। दोस्तों, इसके सभी प्रश्नों को हम आज यहाँ पर हल करेंगे और इनके सही उत्तर बताने के साथ साथ इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको भी क्लियर करेंगे, क्योंकि इनके साथ जो कॉन्सेप्ट हैं, इनसे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनको भी समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से ही संबंधित प्रश्न आने वाली परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो इनको समझना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले अगर निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 121, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। बम्बई से थाड़े के बीच में, कलकत्ता से अलीपुर के बीच में, कलकत्ता से दमदम के बीच में, बम्बई से पुणे के बीच में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि जो भारत में पहली ट्रेन चली थी तो वो 1853 में चली थी। कब चली थी? 1853 में। किसके कार्यकाल में चली थी ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। क्लियर? यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि ये जो ट्रेन चली थी इसकी दूरी कितनी थी? तो वो दूरी थी आपकी 34 किलोमीटर। ठीक है, ये भी याद रहेगा, 34 किलोमीटर। और चली कहाँ से कहाँ थी? बम्बई से थाने के बीच में चली थी। क्लियर हो गई बात? यहाँ से जितने भी 3-4 प्रश्न बन सकते हैं वो सब मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करा लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 122, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला वो कहाँ आयोजित होता है ये बताना है। सोनपुर, पुष्कर, नासिक या फिर हरिद्वार। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सोनपुर। ठीक है, सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जाता है और सोनपुर है कहाँ? बिहार में है। दोस्तों, इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि ये जो सोनपुर का मेला होता है वो किस दिन आयोजित किया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये चीज़ आप रट लीजिए, प्रत्येक वर्ष में कार्तिक पूर्णिमा के दिन, याद रहेगा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पशु मेला आयोजित किया जाता है। क्लियर हो गई बात? आगे देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? 1961, 1971, 1981 या फिर 1951। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना जरूरी है कि राष्ट्रीय एकता परिषद को जो शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं NIC। ठीक है, NIC कहते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद को। और यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में इसकी स्थापना हुई। अब अगर हम ये बात कर लें कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना किस लिए की गई, या फिर हम कह सकते हैं इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य ये है कि सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, इन सब बुराइयों को मिटाना ही इस एकता परिषद का उद्देश्य था। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की जो पहली बैठक है वो कब हुई? देखिए, यहाँ पर स्थापना पूछेगा तो आपको 1961 टिक करना है, लेकिन अगर ये पूछ दे कि राष्ट्रीय एकता परिषद की जो पहली बैठक हुई वो कब हुई, तो वो 1962 में हुई। क्लियर हो गई? 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक, यानी स्थापना के जस्ट 1 साल बाद। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, समता के अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 14 से 18, 23 से 24, 25 से 28 और 19 से 22। तो समता के अधिकार का उल्लेख जो है वो 14 से 18 अनुच्छेद में किया गया है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर भारत। तो यहाँ पर जो लचीला संविधान है वो यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? रेंडियर क्या होता है? रेंडियर एक प्रकार के हिरण की नस्ल होती है। ठीक है, ये ज़्यादातर बर्फीले प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ पर ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ पर ये पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने हैं, गर्म मरुस्थल, मानसून, टैगा या फिर टुंड्रा प्रदेश। तो यहाँ पर जो सबसे ठंडा है वो है टैगा, टुंड्रा प्रदेश। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, जो रेंडियर है जो कि हिरण की एक नस्ल है वो टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। और इसका एक और नाम होता है, वो होता है कैरीबू। ठीक है, याद कर लीजिए, चाहे समझ लीजिए, चाहे कहीं लिख लीजिए। जो रेंडियर होता है इसको कैरीबू भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 127, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है?
घास प्रदेश नहीं, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं डाउन्स, प्रेरीज और पंपास, ये तीनों घास प्रदेश है, लेकिन जो कंपास है ये घास प्रदेश नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा कंपास। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से। तो जनसंख्या के हिसाब से आपको मालूम है कि देश के जो टॉप के जनसंख्या के देश है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वो है चीन और भारत। और वो दोनों कहाँ पर हैं? वो दोनों एशिया में हैं। तो हम ये कह सकते हैं, सीधा सीधा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप होगा वो होगा एशिया। ठीक है, क्योंकि एशिया में ही चीन और भारत दोनों हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, झारखंड, थार मरुस्थल। तो देखिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के तराई क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो यहाँ पर ऊपर के दोनों ऑप्शन सही हैं और पीएनपी ने भी इन दोनों ऑप्शन को सही माना है। अब थोड़ा इससे रिलेटेड और भी बात कर लें, जो नेपाल में सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं, नेपाल की 6.6% जनसंख्या थारू जनजाति की है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न आ सकता है कि किस देश की 6.6% जनसंख्या कौन सी जनजाति की है, तो वो आप बता सकते हैं नेपाल की है। और कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो जो भिलाई इस्पात है वो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, अब अगर इसकी ये बात करें कि ये इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 1955 में की गई। यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न ये आ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। ये भी प्रश्न आ सकता है कि ये किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई? भिलाई इस्पात संयंत्र की जो स्थापना की गई वो किसके सहयोग से की गई? सोवियत संघ के सहयोग से की गई। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न बनता है कि भारत का पहला इस्पात उत्पाद संयंत्र कौन सा है, यानी पहला इस्पात संयंत्र कौन सा है भारत का? तो वो भी यही है, भिलाई इस्पात संयंत्र। क्लियर हो गई बात। इससे रिलेटेड 5-6 प्रश्न जितने भी बने सब कुछ समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो ये आप कहीं लिख लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो अगर आपको राज्यपाल बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हुए सही कोड चुनें। यहाँ पर मतलब ये दे रखा है कि क्षेत्र का नाम दे रखा है और उसके प्रमुखों के नाम दे रखे हैं। ये क्षेत्र के नाम है और ये प्रमुख के नाम है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे नगर निगम होता है, जैसे सी ऑप्शन है, तो नगर निगम में क्या होता है? मेयर होता है। क्लियर हो गई बात। ग्राम पंचायत में क्या होता है? सरपंच होता है। राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होता है। और भारतीय संघ में वो होता है प्रधानमंत्री। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। सब कुछ यहाँ पर आपको मैच कर लेना है और देख लेना है कि कैसे कौन कौन से मैच कर रहे हैं। जैसे ए का ए में मैच कर रहा है, बी का सी में मैच कर रहा है। ठीक है, ए सी डी बी ये कहाँ पे मिल रहा है? वही हमारा ऑप्शन सही होगा, ए सी डी बी। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर इस तरह मैच करके नीचे आपको आंसर में देख लेना है। क्लियर। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? पीएनपी के अनुसार जो उत्तर यहाँ पर माना गया है कि जो अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग किया गया वो आपका प्रयोग किया गया केरल में 1959 में। क्लियर हो गई बात। तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग कहाँ किया गया? केरल में 1959 में किया गया। अच्छा, अनुच्छेद 356 होता क्या है ये भी समझना जरूरी है। अनुच्छेद 356 जो होता है वो होता है राष्ट्रपति शासन। जब किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बेकार हो जाती है, जब कंट्रोल में नहीं होता है कानून व्यवस्था, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। यानी वहाँ की राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाना अनुच्छेद 356 में निहित है। क्लियर हो गई बात। तो अनुच्छेद 356 क्या है समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? गृह कर, चुंगी कर, उपरोक्त सभी, या फिर मनोरंजन कर? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो गृह कर भी लगाया जाता है और चुंगी कर भी लगाया जाता है। तो हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं
वह क्या होता है? देखिए हिंदी में आप सबको मालूम होगा कि जो बंगाल का आतंक है उसे क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक होता है जलकुंभी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से देख सकते हैं जो दूसरा ऑप्शन है वो जलकुंभी, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो दूसरा भी नाम है एकोनिया क्रासिपस। क्लियर हो गई। आगे देखते हैं वायरस के अजैविक होने के लक्षण क्या हैं, ये आपको बताना है। इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती। तो वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये हो गया आपके वायरस के अजैविक होने के लक्षण। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 138 है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या फिर ऑक्सिन। देखो पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक होता है उसे हम कहते हैं इथाइलिन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायु जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। डीएलएड में भी कई बार पढ़ाया जा चुका है इसे। राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, विब्रियो या फिर एजेटोबैक्टर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा क्लॉस्ट्रीडियम। देखिए क्लॉस्ट्रीडियम का जो सीधा संबंध होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से होता है। ठीक है, ये आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो कौन सा डीएनए होता है जो कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो वो आपका होता है दोस्तों बी डीएनए। ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। अचल जीव क्या होता है? ये अचल जीव जो होते हैं ना वो समुद्रों में पाए जाते हैं, समुद्री आवास में पाए जाते हैं। और अचल जीवों के पूरे शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा उदाहरण है उसका। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लीच, काइटन, इक्नस या फिर यूप्लेक्टेला। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा यूप्लेक्टेला होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन या फिर ग्लूकोज। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? मतलब कौन सा अंग है जो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, उसमें नहीं होता? लवक, रिक्तिकाएँ, तारकाएँ, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर कौन सा अंग पादप कोशिका में नहीं होता है? तो वो होता है तारक राय। ठीक है, तारक राय को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है तारक राय? ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। क्लियर। आगे देखते हैं मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत या फिर अग्नाशय। तो यहाँ पर जो यकृत होता है वो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत को और भी नामों से जानते हैं जैसे लीवर, जिगर, कलेजा, ये सब क्या होता है? ये सब होता है आपका यकृत। और जो यकृत होता है वो केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। ये भी आपका एक प्रश्न बनता है कि जो लीवर होता है, जो आपका यकृत होता है, वो किन प्राणियों में पाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन दे देंगे, कशेरुकी, अकशेरुकी और भी दे देंगे। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा कशेरुकी। केवल कशेरुकी प्राणियों में यकृत पाया जाता है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी आपको अच्छे से मालूम होगा, वो है सारस। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 146, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण, रेखीय, नगरीय, अपखंडित। तो जो पूर्वा है वो आपका ग्रामीण अधिवास में शामिल है। 147 है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यूराल, अपलेशियन, किलिमंजारो, अरावली। देखिए ये जो जितने भी नाम दे रखे हैं ये सब पर्वत हैं और यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत का अर्थ है कि कौन सा पर्वत ज्वालामुखी से बना हुआ है। ठीक है, जब ज्वालामुखी होता है तो उसके अंदर से जो भी निकलता है, जो भी पदार्थ निकलता है, वही पदार्थ बाद में जम जाता है और पहाड़ का रूप ले लेता है। तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा किलिमंजारो। किलिमंजारो जो पर्वत है वो ज्वालामुखी पर्वत है, यानी ज्वालामुखी से निर्मित है। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, मतलब ये बताना एलिफेंटा द्वीप कहाँ है। अगर आप ध्यान से अगर देखें तो एलिफेंटा से रिलेटेड हो रहा है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं आपको पता होगी कहाँ है, वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र से चारों ऑप्शन में रिलेटेड कौन है? मुंबई तट। मुंबई महाराष्ट्र में है। गोवा जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है। गंगा डेल्टा महाराष्ट्र में नहीं है। ये जो मुंबई तट है ये महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर जो एलिफेंटा द्वीप होगा वो मुंबई तट यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ कितनी वर्षा होती है आपको बताना है।
तो 150 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 150 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर या फिर 70 से 200 सेंटीमीटर। तो मानसूनी वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार, ये कहाँ है, यानी ये किसका है, हिमालय का, तिब्बत का, शान पठार का या फिर प्रायद्वीप पठार का। तो जो कार्बी एंगलोंग पठार है वो प्रायद्वीपी पठार का विस्तार है। ठीक है, अब अगर ये भी बात करें इसकी स्थिति कहाँ है, इसकी स्थिति है असम में। ठीक है, असम में इसकी स्थिति है और इसकी जो औसत ऊंचाई है समुद्र तट से इसकी औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक की है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। जो कार्बी एंगलोंग पठार है इसकी जो स्थिति है वो असम के नज़दीक है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो समुद्र तट से 300 से 400 मीटर की है। क्लियर हो गई बात। सब कुछ क्लियर करते चलिए जो इससे रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वर्ष 2020 में यूपी टेट का पेपर आया था उसके जो पर्यावरण अध्ययन के जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट कर दिए और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट को भी हमने यहाँ पर बता दिया। इससे पहले इसके सारे पार्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल के डायरेक्ट वीडियो वाले लिस्ट में जाकर वहाँ से भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपना कोई भी सुझाव है तो नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।